नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वगैरह जो चुनाव होने वाले उसकी तैयारी में पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जुट गए। वहां हो तो आम आदमी पार्टी है या अकाली दल है, वो कांग्रेस है पंजाब में, वो अपनी तरीके से काम में जुट गए। लेकिन इसी के पहले, ये चुनाव होने से पहले बहुत जल्दी कुछ उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें एक बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण उपचुनाव बिहार में होने जा रहा है। 8 महीने पहले जहां बड़ी सुनामी जैसी जीत बीजेपी ने और नीतीश कुमार की पार्टी ने हासिल की है, ऐसे बिहार में पटना से नजदीक जो पाटलिपुत्र क्षेत्र है, वहां का बांकीपुर नाम का एक चुनाव क्षेत्र है विधानसभा का, उसका उपचुनाव होने जा रहा है। और वो अब नेशनल खबर बन गया, राष्ट्रीय खबर बन गया, नेशनल न्यूज। क्योंकि है तो उपचुनाव, लेकिन वो उपचुनाव नितिन नवीन के कारण हो रहा है। नितिन नवीन पिछले नवंबर में वहीं से 5वीं बार एमएलए बनकर चुनकर आए थे, शायद चौथी बार हो गए, या उसके पहले उनके पिताजी थे। तो लगातार 5 बार बड़ी भारी संख्या में वोट लेकर जो चुनाव क्षेत्र बीजेपी जीत रही थी, उसी चुनाव क्षेत्र से नवीन नितिन चुनाव जीतते रहे। अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने, उसके पहले तक उन्होंने नवंबर में वो चुनाव जीता था। और वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने थे। लेकिन बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया कि अब पार्टी का संगठन नई जनरेशन के हाथ में सौंपना है, तो अध्यक्ष भी बिल्कुल जवान चाहिए, युवा चाहिए। तो पार्टी जिसकी उम्र 46 साल है, ऐसे पार्टी का अध्यक्ष 45 साल का चुना गया, वो है नवीन नितिन। तो अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनको दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बांकीपुर से जो चुनाव जीता था, उस सीट का इस्तीफा दे दिया और वो राज्यसभा पहुंच गए। अब उस सीट के लिए चुनाव होना है। और पिछले 4-5 चुनाव के आंकड़े हम देखते हैं तो बात साफ है कि बिल्कुल आसानी से वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका वोटिंग परसेंटेज ही 50% से ज्यादा है। लगातार लगातार 50% से ज्यादा वोट लेकर अगर बीजेपी वहां से जीत रही है, तो उसी सीट पर जो बीजेपी का किला है, वहां कोई भी बीजेपी को हराएगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन जब ये चुनाव घोषित हुआ, उसके आसपास एक नई पार्टी बिहार की है, जो एक तरीके से प्रायोगिक पार्टी है। यानी पॉलिटिक्स में कोई नई चीजें लाना चाहते, जैसे केजरीवाल लाना चाहते थे। वैसे तो केजरीवाल ने घोषित किया था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही उनके आंदोलन को बड़ा सक्सेस मिल गया, तो उनकी नीयत बदली। वो हमेशा बोलते हैं हमारी नीयत साफ है। यानी हमेशा नीयत बदलते रहते हैं, इसलिए शायद साफ है। तो राजनीति बदलने के लिए केजरीवाल राजनीति में आए, नई पार्टी बनाकर आए, बिल्कुल उसी धरती पर पिछले 4-5 साल से प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। वैसे तो प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनका पेशा अलग अलग राजनीतिक दल जो है, पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टियां, उनको चुनाव जीतने की टेक्निक दिखाना, उनके लिए प्रचार का तंत्र, संगठन तंत्र विकसित करना और चुनाव जीत के दिखाना। अभी अभी उनका एक एक जीत उन्होंने हासिल करके दिखाई है, जो तमिलनाडु के चुनाव में उन्होंने बिल्कुल नई पार्टी बनी, अभिनेता विजय की पार्टी, थलपति विजय की,
उसको उन्होंने तमिलनाडु में सबसे बड़े पार्टी बनाकर दिखाया है। अर्थात उनके पास कोई जादू की छड़ी है, ये घुमाई और जीत गया, ऐसा नहीं है। वो टेक्निक है उनके पास, वो रणनीति बनाते, स्ट्रेटेजी बनाते। अगर उसके आधार पर आप चुनाव लड़ने जाओ तो आप जीत जाते हो। लेकिन सिर्फ आप प्रशांत किशोर को हायर करो, मदद के लिए ले लो और आप चुनाव जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रशांत किशोर का जो तंत्र है वो अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, कोटा, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, ऐसे जगह जो कोचिंग सेंटर होते हैं, कोचिंग क्लास होते हैं कि परीक्षा किस ढंग से, परीक्षा का सामना करना है और किस ढंग से स्टडी करनी है और किस ढंग से अपने नंबर परीक्षा में लाने हैं, उसका जो टेक्निक होता है वो कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है। लेकिन सीखने वाला, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी अपने कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। हमेशा स्कूल में 35-40% नंबर लाने वाला कोई बच्चा हो तो कोचिंग सेंटर में जाएगा, फिर भी 80% तो नहीं ला सकता, दुगुने नंबर नहीं कर सकता। उसमें भी कुछ क्वालिटी चाहिए, स्किल सेट चाहिए। वैसे ही प्रशांत किशोर को आप हायर करोगे, उसकी ट्यूशन लगाओगे, तो बच्चे के पास भी कोई दिमाग होना चाहिए, कुछ होशियारी होनी चाहिए। अगर बच्चा बुद्धू है तो उसको प्रशांत किशोर का कोचिंग सेंटर मेरिट लिस्ट में नहीं ला सकता। इसलिए प्रशांत किशोर का जो हवा बना के रखा है वो इसलिए गलत है कि पोटेंशियल अगर नहीं रहेगा तो प्रशांत किशोर कुछ भी करे, आप उसको जीता नहीं पाओगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको चाहिए तो वो है राहुल गांधी। 2017 में, मुझे लगता है 2017 में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश के लिए हायर किया था। एक साल पहले प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जितवाकर सत्ता में लाने के लिए मेहनत कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने, यानी बीजेपी ने, प्रशांत किशोर की ही मदद से और अमित शाह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 80 में से 71 सीटें जीती थी, तब से प्रशांत किशोर का नाम जोर शोर से चलू शुरू होगा। प्रशांत किशोर जादूगर है, उसको हायर करो और चुनाव जीत जाओ, ये एक हवा बनाई गई। और उसी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 साल बाद वही प्रशांत किशोर राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए मोदी जी को हराने के लिए। क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नाम आगे नहीं था। चुनाव के नतीजे आने तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से, उसका कोई नाम चेहरा सामने नहीं था। तो जिस मोदी को 3 साल पहले 70-80 में से 71 सीटें लाने में प्रशांत किशोर की रणनीति काम आई थी, वही 3 साल बाद राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए निकले प्रशांत किशोर अपनी पूरी प्रतिष्ठा और परिचय रफा दफा कर बैठे, क्योंकि बुरी तरह से कांग्रेस हार गई। उत्तर प्रदेश में 403 में 10 सीटें तक, 5 सीटें तक प्रशांत किशोर कांग्रेस को जितवा नहीं पाया। और प्रशांत किशोर के ही कारण कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन हो गया, तो उनके साथ, कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश का भी सुपड़ा साफ हो गया। पहले विधानसभा में जिस समाजवादी पार्टी के 212 एमएलए थे, उसमें से सिर्फ 47 बच गए। यानी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का तो सत्यानाश किया, लेकिन अखिलेश का भी किया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रशांत किशोर के नाम पर जो हवाई बातें की जाती है, उसकी जमीनी हकीकत समझना जरूरी है। प्रशांत किशोर के पास टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है, मैं मानता हूं।
लेकिन उस स्ट्रैटेजी से लड़ने वाली फौज, केडर जरूरी होती है। अगर वो नहीं रहेगी तो मामला कागज पर ही रह जाता है। और इसका दूसरा सबूत, पिछला जो नवंबर में बिहार का ही विधानसभा चुनाव हो गया, उस चुनाव के लिए 3 साढ़े 3 साल से प्रशांत किशोर लगे हुए थे और उन्होंने तय किया था कि नीतीश कुमार को हराकर ही दिखाऊंगा। 2025 के विधानसभा चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, इसकी कसमें खाते थे प्रशांत किशोर। और इसके लिए उन्होंने जनसुराज पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, केडर बनाने की कोशिश की थी। और जब चुनाव हो गया तब खुद प्रशांत किशोर 2 सीटों से लड़ेंगे, ये खबरें आ रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर एक भी सीट से लड़े नहीं। उन्होंने पूरे बिहार की सारी सीटें लड़ाई थी, लेकिन खुद प्रशांत किशोर चुनाव से अलग रहे। उन्होंने कारण दिया था, अगर मैं किसी चुनाव क्षेत्र से लड़ूंगा तो बाकी उम्मीदवार के प्रचार के लिए मैं जा नहीं पाऊंगा। और वो खुद चुनाव से अलग रहे और उनके पार्टी का एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया। दूसरी बात, इन्होंने इतनी मेहनत की, फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी के अच्छे एमएलए चुनकर आए और फिर 5वीं या 6ठी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी अभी 4-6 महीने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और राज्यसभा चले गए। लेकिन प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने हरा कर दिखाया। अर्थात नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ में थे, लेकिन प्रशांत किशोर ही चुनाव के जानकार है, ये मानना गलत है। वो हवा में बहुत सारी बातें करते हैं और उसमें से कुछ बातें सच निकल आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत किशोर बड़े जानकार हैं। इससे प्रशांत किशोर अब इस उपचुनाव में उतरे, उन्हें तय किया है कि वो लड़ेंगे और इस चुनाव में बांकीपुर में नवीन नितिन की जगह जो खाली हो गई है, इसके लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर एक उम्मीदवार बनकर उतरेंगे। उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो जनरल वोटिंग हो गई थी 224 सीटों के लिए, तो उसमें इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। पूरी बिहार में मिलकर इनकी पार्टी को 2% भी 3% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। और जो जहां वह प्रशांत किशोर उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, उस चुनाव क्षेत्र में उनकी जनसुराज पार्टी का जो उम्मीदवार था, उसको मेरा ख्याल है 2 या 3% भी वोट नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि बांकीपुर उपचुनाव जो है उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी गिनती में भी नहीं है। वहां 2 नंबर का जो कोई कैंडिडेट था, कांग्रेस का था या आरजेडी का था, उसको अच्छे खासे वोट मिले, हारा तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट था उसकी तो जमानत जब्त हो गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह आपकी कोई ताकत है ही नहीं और वहां उतरकर एक तरीके से प्रशांत किशोर एक तरीके का जुआ खेल रहे। लेकिन वो भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कि जब आप कोई रिस्क लेते हो, आप कोई ताकत लगाकर आपकी पूरी प्रतिष्ठा जुए पर लगा देते हो, तो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, आपको मानने वाला क्लास होता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है कि अपना सेनापति आगे बढ़कर लड़ रहा है। तो कार्यकर्ता जो बिखर रहे थे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद 6 महीने तक जनसुराज पार्टी का क्या हो रहा है उसका पता नहीं था। 3 साल से जो पार्टी मीडिया में बढ़ चढ़कर बोल रही थी, हर चैनल का, हर अंग्रेजी हो हिंदी हो, अलग अलग यूट्यूब चैनल हो, इन्फ्लुएंसर हो, वो जा जाकर
बिहार में जाकर प्रशांत किशोर के इंटरव्यू कर रहे थे और प्रशांत किशोर उनको गारंटी दे रहा था कि चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार का नाम नहीं रहेगा। अब क्या हो गया, चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर बिहार के बारे में बोलना मानो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो थोड़ा भी परिणाम नहीं दिखा पाया। वो तो 3 साढ़े 3 साल से लगे थे। अब उन्होंने ही अगर तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्य में विजय थलपति को जीत कर दिखाया है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर चुनकर लाया है और अपनी स्ट्रेटेजी से लाया है, तो बात साफ है, उनका टेक्निक सही है। लेकिन वो खुद सेनापति नहीं बन सकते, वो लड़ाके नहीं है। यही जो मैंने बोला कि कोचिंग सेंटर में जाकर एक बुद्धू लड़का है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता। तो यहां बुद्धू का मतलब ये होता है कि जिसके पास लड़ने की पार्टी और संगठन नहीं है। प्रशांत किशोर के पास लड़ने वाला संगठन नहीं है, ना कि उतनी पॉपुलैरिटी है जितनी थलपति विजय के पास थी। तो दौड़ने वाले जो रेस के घोड़े होते हैं उसमें से आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन लंगड़ा घोड़ा रेस नहीं जीतता। तो अब उनके साथ आए हुए जो बहुत सारे लोग थे वो निराश, फ्रस्ट्रेटेड, हताश, हतबल हो गए। तो उनमें फिर से जान डालने के लिए प्रशांत किशोर को अपनी सारी प्रतिष्ठा जुए पर लगानी पड़ी है। लेकिन उनके पास और एक टेक्निक है, चुनाव जीतने का नहीं, माहौल बनाने का। प्रशांत किशोर माहौल अच्छा बनाते। तो अब अगले मानो 1 महीने या जितने दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, 2-3 हफ्ते, तो उसमें प्रशांत किशोर अच्छा माहौल बनाएंगे और इन्होंने शुरू भी किया है। अभी बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे भी नहीं भरे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मीडिया में माहौल बनाना शुरू कर दिया। मैं जीतू या हारू, बिहार के राजनीति पर प्रभाव होगा। क्यों? अगर बीजेपी हार जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट बांकीपुर में हार जाएगा, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला ढह गया, ये बोला जाएगा। बिहार की सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वगैरह वगैरह ये जो आइडिया बताई जाती है ना, ये नैरेटिव होते हैं, एक भ्रमित करने की कोशिश होती है। तो जब आप दूसरे के लिए करते हो तो बात अलग होती है। लेकिन यहां एक बात है कि प्रशांत किशोर हार जाता है तो प्रशांत किशोर की इज्जत क्या रहेगी, ये सोचो। इसके बाद प्रशांत किशोर के लिए, खुद के लिए राजनेता, पॉलिटिकल लीडर बनने के सपने छोड़ देना जरूरी होगा। आप वो गेम नहीं खेल सकते। आप अंपायर बन सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप पिच बना सकते हैं, आप ग्राउंड्समैन हो सकते हैं, आप बैट्समैन नहीं हो सकते, बॉलर नहीं हो सकते। ये उसका मतलब है। इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर हारेंगे जरूर, लेकिन वो चुनाव में किस लिए उतरे, ये मेरे दिमाग में जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक अलग काम अब शुरू किया, क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया करना। ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है और इसके लिए प्रशांत किशोर को राहुल गांधी ने काम पे लगाया है। इस चुनाव में बीजेपी तो नहीं हारेगी, प्रशांत किशोर हारेगा, लेकिन इससे बिहार की 2 नंबर की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसके पूरे के पूरे कार्यकर्ता और हतबल और हताश हो जाएंगे। तमिलनाडु में यही हुआ। तमिलनाडु में प्रशांत किशोर ने इसका विजय थलपति का काम किया, लेकिन एक साथ डीएमके और अन्ना डीएमके
दोनों को लंगड़ा कर दिया। यही बात पिछले बिहार चुनाव में आरजेडी और आरजेडी को हराने में जनसुराज की बहुत बड़ी मदद हो गई थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी सोचते हैं कि क्षेत्रीय दल अगर दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, तो कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और इसमें उनके मदद को जाकर प्रशांत किशोर क्षेत्रीय दलों को दुबला करेंगे तो हमारे फायदे की बात होगी। और इसलिए राहुल गांधी के इच्छा अनुसार प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव में उतरे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।